पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1178-1192, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजयमेरू आधुनिक अजमेर में स्थित थी। हालांकि मध्ययुगीन लोक किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है, जो उन्हें पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित करते हैं। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमर्दिदेव के खिलाफ सफल रहे थे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण को भी रोका। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्ध पौराणिक लेखनों में इसका वर्णन किया गया है। इनमें सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है, जो उन्हें राजपूत राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। जानकारी के स्रोत: सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। दिल्ली के राजा अनंतपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थीं। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीख थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद्रबरदाई एक कवि और लेखक बने थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरियादिली थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान।
चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गोरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान के शिलालेख संख्या में कम है और स्वयं राजा द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। उनके बारे में अधिकांश जानकारी मध्ययुगीन पौराणिक वृत्तांतों से आती है। तराइन की लड़ाई के मुसलमान खातों के अलावा हिंदू और जैन लेखकों द्वारा कई मध्ययुगीन महाकाव्य में उनका उल्लेख किया गया है। इनमें पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महावाक्य और पृथ्वीराज रासो शामिल हैं। इन ग्रंथों में स्तुतिपूर्ण संबंधी विवरण है और इसलिए यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज के शासनकाल से एकमात्र जीवित साहित्यिक पाठ है। पृथ्वीराज रासो, जिसने पृथ्वीराज को एक महान राजा के रूप में लोकप्रिय किया, को राजा के दरबारी कवि चंदबरदाई द्वारा लिखा कहा जाता है। हालांकि यह अतिरंजित लेखनों से भरा है जिनमें से कई इतिहास के उद्देश्यों के लिए बेकार हैं। पृथ्वीराज का उल्लेख करने वाले अन्य वृत्तांत और ग्रंथों में प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध शामिल हैं। उनकी मृत्यु के सदियों बाद इनकी रचना की गई थी और इसमें अतिशयोक्ति और कालदोष वाले उपाख्यान हैं। पृथ्वीराज का उल्लेख जैनों की एक पट्टावली में भी किया गया है जो एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें जैन भिक्षुओं की जीवनी है, जबकि इसे 1336 में पूरा कर लिया था, लेकिन जिस हिस्से में पृथ्वीराज का उल्लेख है वह 1250 के आसपास लिखा गया था। चंदेला कवि जगनिका का आल्हा खंड या आल्हा रासो भी चंदेलों के खिलाफ पृथ्वीराज की युद्ध का अतिरंजित वर्णन प्रदान करता है। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177-1234 में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, ने अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180-1237 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासक अनंतपाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शहर दिया था और जब वह इसे वापस चाहते थे तब हार गए थे। यह ऐतिहासिक रूप से गलत है, चूंकि पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंतपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद की तारीख में किया गया है। गोरी से युद्ध। मुख्य लेख: तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गोरी वंश ने चौहान राज्य के पश्चिम के क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था, मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों सोलंकियों का शासन था। चौहानों को गोरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावत के युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गोरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहानों के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया। इससे उन्हें पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में आना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तबकात-ए-नासिरी और तारिख-ए-फिरिश्ता में तराइन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है। जमी-उल-हिकाया और ताज-उल-मासीर ने तराइन की केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था। जैसे कि हम्मीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयां हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 का जिक्र है। प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करता है, जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 बतलाता है। जबकि यह लेखन संख्या को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ये संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान गोरियों और चौहानों के बीच 2 से अधिक मुठभेड़ हुई।
तराइन का प्रथम युद्ध 1190-1191 के दौरान मोहम्मद गौर ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबरहिंद या तबर-ए-हिंद बठिंडा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जिया-उद-दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया। वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप से गोरियों को हरा दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी ने गजनी लौटने का फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी की। तबकात-ए-नसीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजयराजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणामस्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गोरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद ने अपने गजनी स्थित भाई गियास-उद-दीन से राय मशविरा लेने के लिए समय लिया। फिर उन्होंने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। उन्होंने पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हराया। पृथ्वीराज ने एक घोड़े पर भागने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती किले संभवतः आधुनिक सिरसा के पास उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद गोरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कब्जा कर लिया। कई और लोगों को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। मृत्यु अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गोरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। ये सुनकर कवि चंद बरदाई ने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गोरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने एक दशक से अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोरियों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया और अपने पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया। गोविंदराजा रणस्तंभपुरा आधुनिक रणथंभौर चला गया, जहां उसने शासकों की एक नई चौहान शाखा स्थापित की, गोरी के आधिपत्य में। बाद में हरिराज को गोरियों के जनरल कुतुब-उद-दीन ऐबक ने हराया था। विरासत पृथ्वीराज को 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक संस्कृत विवरण औसत दर्जे के असफल राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो केवल एक विदेशी राजा के खिलाफ अपनी हार के लिए यादगार था। जैन लेखकों द्वारा लिखे गए प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध उन्हें एक अयोग्य राजा के रूप में चित्रित करते हैं, जो स्वयं अपने पतन के लिए जिम्मेदार था। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसको राजपूत दरबारों द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया गया था, पृथ्वीराज को एक महान नायक के रूप में चित्रित करता है। पृथ्वीराज के वंश को बाद के काल में राजपूत वंशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, हालांकि उनके समय में राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी। समय के साथ पृथ्वीराज को एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जिसने मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 16वीं शताब्दी की किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली बजाय अजमेर के, जो उनकी वास्तविक राजधानी थी, का शासक बताया। पृथ्वीराज को अब अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है। ये पदनाम गलत है, क्योंकि उनके बाद दक्षिण भारत में कई मजबूत हिंदू शासक फले फूले और उत्तरी भारत के कुछ समकालीन हिंदू शासक उनके जितने ही शक्तिशाली थे। पृथ्वीराज को समर्पित कई स्मारक का निर्माण अजमेर और दिल्ली में किया गया है। उनके जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक बने हैं। इनमें हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हिंदी टेलीविजन धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान 2006-2009 शामिल हैं। इनमें से कई पृथ्वीराज को दोषरहित नायक के रूप में दर्शाते हैं और हिंदू राष्ट्रीय एकता के संदेश पर जोर देते हैं। सितंबर 2019 में घोषणा हुई कि अक्षय कुमार ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज में इनका किरदार निभाएंगे। ये यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित की जाएगी।